1 जनवरी 1935। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, मगर हमारी हार हुई और लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं। हमें नेतृत्व के लिए धन दौलत ज़रूरी समझते हैं। हिज हाईनेस कप्तान चुने गए, क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा, मगर इतने दिलों में आग लगी। कितने लोगों ने हुक्मे हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया, वो खेलने वालों से पूछिए। और जहां सिर्फ मुंह देखी है वहां हम खेले और ज़ाहिरा दिल जगा कर खेले, मगर ये सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज ना थी। खेल में किसी का दिल ना था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपना तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने, जो अभी कार से उतरी थी, आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी तो इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफ़र। मुझे हैरत हुई कि ये कौन लड़की है और मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए सकता सा हो गया कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गए। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़ों बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी ना हुई थी। मैंने निज़ाम हैदराबाद से, हिज एक्लेंसी वाइस रॉय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मगर ये कमज़ोरी मुझ पर कभी ना छाई थी। बस यही जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पाँव चूम लूं। ये वो सोलापन ना था जिस पर हम जान देते थे, ना ये नज़ाकत जिसकी कवि लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी, आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हाँ, ये कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई। उसकी बेतकल्फ़ी कह रही थी, वो मुझे परिचित है, मैं बेगाना कैसे बनूं। इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फ़र्ज़ भी अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुराकर कहा, जी आपसे बहुत से काम लूँगी, चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठें। लखनऊ जा रहे होंगे, मैं भी वहीं चल रही हूँ। वेटिंग रूम में आकर उसने मुझसे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और भी बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट का भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीज़ी मैंने कभी ना की थी। ध्यान उसी तरफ लगा था। तबीयत से कुछ घुटन सी हो रही थी। रगों में वो तेज़ी और तबीयत में वो गुलाबी नशा ना था जो ऐसे मौके पर स्वभावतः मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वहीं तशरीफ़ रखती थीं? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हाँ, शुरू से आखिरी तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल जचा, और लोग तो कुछ बेदिल हो रहे थे और मैं उसका राज समझ रही थी। हमारे वहाँ लोगों में सही आदमियों को सही जगह पर रखने का मादा ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक पस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज़ का अधिकार है। वो किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है। इसकी योग्यता उसमें हो या ना हो, नची इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों कराया जाता है, बुनियादें उसके हाथों रखवाई जाती हैं, सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वो कन्वेंशंस के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम देगा। ये सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि हमने नीचे और गिरे हुए हैं। जहां हुक्म और अख्तियार का मामला है वहां तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने पड़ते हैं, मगर जहां हम अपने स्वतंत्र विचार का स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं वहां भी हमारी जी हजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान आपको होना चाहिए था, तब देखते कि दुश्मन क्यों कर बाजी ले जाता। महाराज साहब में इस टीम का कप्तान बनने की इतनी ही योग्यता है जितनी आप में असेंबली का सभा
सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा एक्टिंग की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थे, मगर उसकी ज़बान से निकलकर कितने असरदार और कितने आँख खोलने वाले हो गए थे। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं, सचमुच हमारी कमज़ोरी है। आपको इस टीम में शरीक ना होना चाहिए था, मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलन मुखर्जी था। अभी इंग्लैंड से आ रही थी, यही क्रिकेट मैच देखने के लिए बम्बई उतर गई थी। इंग्लैंड में उसने डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहाँ उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था। तब से वो मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती थी। यहाँ मुझे खेलते देखकर वो और भी प्रभावित हुई। इसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाएं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो। उनका प्रस्ताव है कि इसी टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वो सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती हैं। उसके स्वर्गीय पिता डॉक्टर एन मुखर्जी ने काफ़ी संपत्ति छोड़ी है और वो उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारी हैं। उसका प्रस्ताव सुनकर मेरा सर आसमान में उड़ने लगा। मेरी ज़िंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप ले लेगा, ये कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति से मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोआं रोआं कृतज्ञता और भक्ति की भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलन को धन्यवाद दिया। गाड़ी की घंटी बजी। मिस मुखर्जी ने फर्स्ट क्लास के 2 टिकट मंगवाए। मैं विरोध ना कर सका। उसने मेरा लगेज उठवाया, मेरा हैट खुद उठा लिया और बेधड़क एक कमरे में जा बैठी और मुझे भी अंदर बुला लिया। उसका खानसामा तीसरे दर्जे में बैठा। मेरी क्रिया शक्ति जैसे खो गई थी। मैं भगवान जाने क्यों इन सब मामलों में उसे अगुवाई करने देता था, जो पुरुष होने के नाते मेरे अधिकार की चीज़ थी। शायद उसके रूप, उसकी बौद्धिक गरिमा, उसकी उदारता ने मुझ पर रौब डाल रखा था कि जैसे उसने कामरूप और जादू नगरियों की तरह मुझे भेड़ बना लिया हो और मेरी अपनी इच्छा शक्ति लुप्त हो गई हो। इतनी ही देर में मेरा अस्तित्व उसकी इच्छा में खो गया था। मेरा स्वाभिमान की ये मांग थी कि मैं उसे अपने लिए फर्स्ट क्लास का टिकट ना मंगवाने देता और तीसरे ही दर्जे में आराम से बैठता, और अगर पहले दर्जे में बैठना था तो इतनी ही उदारता से दोनों के लिए खुद पहले दर्जे का टिकट लाता। लेकिन अभी तो मेरी क्रिया शक्ति लुप्त हो गई थी। 2 जनवरी। मैं हैरान हूँ, हेलन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? और ये सिर्फ दोस्ताना नहीं, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में इतना आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता। रही मेरी गुणों की स्वीकृति, तो मैं अक्ल से इतना खाली नहीं हूँ कि इस धोखे में पड़ूँ। गुणों की स्वीकृति ज़्यादा से ज़्यादा एक सिगरेट और एक प्याली चाय पा सकती है। ये सेवा सत्कार तो मैं कहीं पाता। जहाँ किसी मैच में खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता तो भी वो इतने हार्दिक ढंग से मेरा सत्कार नहीं करते। सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती। उसने जैसे मेरी सुविधा और मेरे आराम के लिए अपने को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवा और किसी के साथ इस आर्द्रता का बर्ताव ना कर सकता। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं कहा है। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते, उससे तो खातिरदारी करवाना ही हमारा स्वभाव हो गया है, और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फिलहाल तो मैं इन दोनों नेमतों में से एक का ही हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर, लंच में तो मैं शरीक था ही। हर स्टेशन पर मेवे और फल मंगवाती और मुझे आग्रहपूर्वक खिलाती। कहाँ कि क्या चीज़ मशहूर है इसका उसे खूब पता था। मेरे दोस्त और घर वालों के लिए तरह तरह के तोहफे खरीदे, मगर हैरत यह है कि मैंने एक बार भी उसे मना ना किया। मना क्यों करता? मुझसे पूछकर तो लाती नहीं थी। जब वो एक चीज़ लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती तो मैं कैसे इनकार कर दूं? खुद जाने क्यों मैं मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मीला, कम बोलने वाला हो गया कि जैसे मेरे मुंह में ज़बान ही ना हो। दिन की थकान की वजह से रात भर बेचैनी रही। सर में हल्का सा दर्द था, मगर मैंने इस दर्द को बढ़ाकर कहा। अकेला होता तो शायद इस दर्द की ज़रा भी परवाह ना करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उस दर्द को जाहिर करने में मज़ा आ रहा था। वो मेरे सर में तेल की मालिश करने लगी और खामखा निढाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। मुझसे बार बार पूछती जब दर्द कैसा है, और मैं अनमने ढंग से कहता अच्छा हूँ। उसकी नाजुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती। उसका वो आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका। उसकी गर्म सांसें मेरे माथे में चूम रही थी और मैं सोना जन्नत को मज़े ले रहा था। मेरे दिल में अब उस पर फतेह पाने की ख्वाहिश झकोलने ले रही थी। मैं चाहता था वो मेरे नाज उठाए। मेरी तरफ से कोई ऐसी पहल ना होगी चाहिए जिससे वो समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूँ।
24 घंटे के अंदर मेरी मन स्थिति में कैसे वो क्रांति हो जाती, मैं क्यों कर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन जाता हूँ। वो बदसूरत उस तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है, तब मुझे उस पर रहम आ जाता और मैं भी उस एहसास से भरी नहीं हूँ, मगर इस माशूकी में आज तो लुफ्त आया, उस पर आशिकी निछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखलाते हुए कहा, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने उमंग कर कहा, मुझे क्या तकलीफ़ हुई? आप दर्द से बेचैन थे और मैं बैठी थी। काश ये दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उड़ रहा था। 5 जनवरी कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलन से सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुई। ग्रेजुएट तो भगवान की दवा से मैं भी था और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देख ही रहता था। विद्वानों की संगत में भी बैठा हूँ, लेकिन उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता था। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने छानबीन के बाद वो राय कायम की है। इसके विपरीत मैं उन लोगों में हूँ जो तो हन के साथ उड़ते हैं, जिन्हें क्षणिक प्रेरणा उलट पलट कर रख देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरह अपनी अकल का सिक्का जमा दूँ, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेजुबान कर देते हैं। जब मैंने देखा कि ज्ञान विज्ञान की बातों में मैं उससे न जीत सकूँगा, तो मैंने एबीसीनिया और इटली की लड़ाई का जिक्र शुरू कर दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था। और इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ इंसानियत और कमज़ोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी गलती है। उनकी साम्राज्य लिप्सा कोई दूसरी ताकत फले फूले मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी बार किया है और आज भी कर रहा है। ये सारा बहुरूपियन सिर्फ एवियसीनिया और व्यावसायिक सुविधा प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाज़ारों की ज़रूरत है, अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए ज़मीन के टुकड़ों की ज़रूरत है, अपनी शिक्षितों के लिए ऊंचे पदों की ज़रूरत है। तो इटली को क्यों ना हो? इटली जो कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ एलोनिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों के भाईचारों का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं अलापा। वो तो साफ कहता है कि संघर्ष ही जीवन का लक्षण है। मनुष्य की उन्नति लड़ाई ही जरिया होती है। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही सुलगते हैं। सबके बराबरी के दृष्टिकोण को वो पागलपन कहता है। वो अपना शुमार भी उन्हीं बड़े कौमों से करता है जिन्हें रंगीन आबादियों पर हुकूमत को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाजी से काम किया, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या तो उनके आपस विरोधियों को राजनीति का आधार बनाकर उन्हें पछलग्गू बनाया। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया में इटली, जापान और जर्मनी खूब तरक्की करें और इंग्लैंड का अद्वितीय टूटे, तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता जब तक मिट ना जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य ना होगा। कमज़ोर कौमों को जिंदा रखने का कोई हक नहीं है, उसी तरह जिस तरह कमज़ोर पौधों को सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका अस्तित्व स्वयं उनके लिए कष्ट का कारण है, बल्कि इसलिए कि वो दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए जिम्मेदार हैं। मैं भल क्यों इस बात से सहमत होने लगा। जवाब तो दिया और इन विचारों को इतने ही ज़ोरदार शब्दों से खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वो संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती थी या नहीं ले सकती थी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे ये फ़िक्र सवार हुई कि हेलन का अपने मेहमान कैसे बनाऊं। अगर होटल में ठहराऊं तो भगवान जाने अपने दिल में क्या कहे, अगर घर ले जाऊं तो शर्म मालूम होती है। वहाँ ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसे स्वभाव वाली युक्ति के लिए सुविधा की क्या सामग्रियाँ होंगी। ये संयोग की बात है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलने लगा हूँ और पढ़ना लिखना छोड़कर उसी का हो रहा हूँ और एक स्कूल का मास्टर हूँ, मगर घर की हालत बदसूरत है। वही पुराना अंधेरा, टूटा फूटा मकान, तंग गलियाँ, वही पुराने ढंग, वही पुराना ढच्चर। अम्मा तो शायद हेलन को घर में कदम ही ना रखने दे और वहाँ तक नौबत ही क्यों आने लगी। हेलन खुद दरवाजे ही से भाग जाएगी। काश आज अपना मकान होता सजा संवरा, मैं इस काबिल होता कि हेलन को मेहमानदारी कर सकता। इससे ज़्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती थी, लेकिन बेसुर मासामी का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलन के कुली से असबाब उठवाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में बैठकर जाने के सिवा दूसरा चारा क्या बाकी रह गया था। मुझे यकीन है अगर मैं इससे अपने घर ले जाता हूँ तो बेसुरसामी के बावजूद वो खुश होती। हेलन रुचि सम्मान
मगर नखरेबाज नहीं है। वो हर तरह से आजमाइश के तजुर्बे के लिए तैयार रहती है। हेलन शायद आजमाइश को और नागवार तजुर्बों को बुलाती, मगर मुझ में ये ना कल्पना है और ना साहस। उसने ज़रा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम होता कि उस पर कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही थी। मगर शिष्टाचार का निभा तो ज़रूरी था। मैंने आपत्ति की, मैं तो आपको भी अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ, मगर आप उल्टा मुझे होटल ले जा रही हैं। उसने शरारत से कहा, इसलिए कि आप मेरे काबू से बाहर ना जाएं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपके आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाऊं। लेकिन प्रेम ईर्ष्यालु होता है, ये आपको मालूम है। वहाँ आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा लेंगे। आपको मुझसे बात करने का वक्त ही ना मिलेगा। और मर्द आमतौर पर तीने बेमुरव्वत और जल्द भूल जाने वाले होते हैं। इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर मुझे भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। मुझे अपनी इस खुशनसीबी पर हैरत ही नहीं, बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहा हूँ। जिस सुंदरी की एक नज़र पर मैं अपने को कुर्बान कर देता, वो इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता है कि इसी बात पर उसके कदमों को पकड़कर सीने से लगा लूं और आंसुओं से तर्क कर दूं। होटल में पहुंचे, मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए, ये सवाल था। मेरी जी तो यही चाहता है कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं, लेकिन उसने कहा, आप अब आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेटा, मगर सारी रात नींद नहीं आई। हेलन का मन अभी तक मेरी आंखों में छिपा हुआ है। हर क्षण वो मेरे लिए पहली होती जा रही थी। 12 जनवरी, आज दिन भर लखनऊ के क्रिकेटरों का जमाव था। हेलन दीपक थी और पतंगे उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। यहाँ मेरे अलावा 2 लोग का खेल हेलन को बहुत पसंद आया, बृजेंद्र और सादिक। हेलन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इस फ़न के उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की, उससे तो ये मालूम होता है कि वो क्रिकेट खेलने नहीं, अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए थे। हेलन किस मिजाज की औरत है, ये समझना मुश्किल है। बृजेंद्र मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। रहन सहन से पूरा साहब है, लेकिन पक्का शोधा लोफर। मैं नहीं चाहता कि हेलन उससे किसी तरह का संबंध रखे। अदब तो उसे छू ही नहीं जाता। बदज़बान, पहले सिर का, बेहुदा गंदे मजाक, बातचीत का ढंग नहीं और मौके महल की समझ नहीं। कभी कभी हेलन से ऐसे मतलब भरे इशारे कर देता कि मैं शर्म से सिर झुका देता, लेकिन हेलन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिचोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वो शायद उसके गंदे इशारों का मज़ा लेती। मैंने कभी उसके माथे पर शिकन नहीं देखी। ये मैं नहीं कहता कि ये हंसमुखपन कोई बुरी चीज़ है, ना जिंदा दिली का है मैं दुश्मन हूँ, लेकिन एक लेडी के साथ तो अदब और कायदे का लिहाज रखना चाहिए। शादी के प्रतिष्ठित कुल का दीपक है, बहुत ही शुद्ध आचरण है, यहाँ तक कि उसे ठंडे स्वभाव का भी कह सकते हैं। बहुत घमंडी, देखने का चिड़चिड़ा, लेकिन वो भी शहीदों में दाखिल हो गया है। कल आप हेलन को अपने शेर सुनाते रहे और वो खुश होती रही। मुझे तो उन शेरों से कुछ मज़ा ना आया। इससे पहले मैंने इन हजरत को कभी शायरी करते नहीं देखा था। वो मस्ती कहाँ से फट रही थी, रूप में जादू की ताकत, और क्या कहूँ, इतना भी ना सूझा कि उसे शेर ही सुनाना है तो हसरत या जिगर या जोश के कलाम से 2-4 शेर याद कर लेता। हेलन सबका कलाम पढ़े थोड़े ही बैठी है, आपको शेर कहने की क्या ज़रूरत। मगर यही बात उनसे कह दूं तो बिगड़ जाएगी, समझेंगे कि मुझे जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होने लगी? हेलन की पूजा करने वालों में मैं ही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर चाहता हूँ कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। हर आदमी की बेतकल्लुफ़ी मुझे पसंद नहीं, मगर हेलन की नज़रों में सब बराबर हैं। वो बारी बारी से सबसे अलग हो जाती है और सबसे प्रेम करती है। किसकी और ज़्यादा झुकी है, ये फैसला करना मुश्किल है। सादिक की धन संपत्ति से वो ज़रा भी प्रभावित नहीं जान पड़ती। कल शाम को हम लोग सिनेमा देखने गए। सादिक ने आज असाधारण उदारता दिखाई। जेब से वो रुपया निकाला, सबके लिए टिकट लेने चले। मियाँ सादिक, जो इस अमीरी के बावजूद तंग दिल आदमी हैं, मैं तो कंजूस कहूँगा। हेलन ने उनकी उदारता को जगा दिया, मगर हेलन ने उन्हें रोक लिया और ख़ुद अंदर जाकर सबके लिए टिकट लाई। और यूं भी इस बेदर्दी किसे रुपया खर्च करती है कि मियाँ सादिक के छक्के छूट जाते। जब उनका हाथ जेब में जाता, हेलन के रुपए काउंटर पर जा पहुंचते। कुछ भी हो, मैं तो हेलन के स्वभाव ज्ञान का जान देता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि वो सारी फरमाइशों का इंतज़ार करती रहती हैं और उनके पूरा करने से उसे ख़ास मज़ा आता है। सादिक साहब को अपने एल्बम भेंट
कर दिया, जो यूरोप के दुर्लभ चित्रों की अनुकृतियों का संग्रह है और जो उसने यूरोप के तमाम चित्रशालाओं से जाकर खुद इकट्ठा किया है। उसकी आंखें कितनी सौंदर्य प्रेमी हैं। ब्रिजेंद्र जब शाम को अपना नया सूट पहनकर आया, उसने अभी सिलाया है, तो हेलन ने मुस्कुराकर कहा, देखो कहीं नज़र न लग जाए तुम्हें, आज तो तुम दूसरे यूसुफ बने हुए। ब्रिजेंद्र बाग हो गया। मैंने जब लय के साथ अपनी ताज़ा गज़ल सुनाई तो वो एक एक शेर पर उछल पड़ी। अद्भुत काव्य मृग है। मुझे अपनी कविता रचना पर इतनी खुशी कभी ना हुई, मगर तारीफ जब सब कुछ बुलावो हो जाए तो उसकी क्या कीमत। मियाँ सादिक को कभी अपनी सुंदरता का दावा नहीं हुआ। भीतरी सौंदर्य में आप जितने माला माल हों, बाहरी सौंदर्य में उतने ही कंगाल। मगर आज शराब के दौर पे जूं ही उनकी आंखों में सूखी आई, हेलन ने प्रेम से पैग हुए स्वर में कहा, भाई तुम्हारी ये आंखें तो जिगर के पार हुई जाती हैं। और सादिक साहब उस वक्त उसके पैरों पर गिरते गिरते रुक गए। लज्जा भादक हुई। उनकी आंखों में ऐसी तारीफ शायद ही किसी ने की हो। मुझे कभी अपने रूप रंग चाल ढाल की तारीफ सुनने की इच्छा नहीं हुई। मैं जो कुछ हूँ जानता हूँ, मुझे अपने बारे में ये धोखा कभी नहीं हो सकता कि मैं खूबसूरत हूँ। ये भी जानता हूँ कि हेलन का ये सब सत्कार कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अब मुझे भी ये बेचैनी होने लगी कि देखो मुझ पर क्या इनायत होती है। कोई बात ना थी, मगर मैं बेचैन रहा। जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी ग्राउंड में से खेल की प्रैक्टिस करके आ रहा था तो मेरे बिखरे हुए बाल कुछ और ज़्यादा बिखरे गए थे। उसने आसक्त नेत्रों से देखकर फ़ौरन कहा, तुम्हारी इन बिखरी हुई जुल्फ़ों पर निसार होने को जी चाहता है। मैं निहाल हो गया। दिल में क्या क्या तूफ़ान उठे कह नहीं सकता, मगर खुदा जाने क्यों हम तीनों में से एक भी उसकी किसी अदा या अंदाज या रूप की प्रशंसा शब्दों में नहीं कर पाता। हमें लगता कि हमें ठीक शब्द नहीं मिलते। जो कुछ हम कह सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित है। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 फरवरी हम दिल्ली आ गए। इस बीच मैं मुरादाबाद, नैनीताल, देहरादून वगैरह जगहों के दौरे किए, मगर कहीं कोई खिलाड़ी ना मिला। अलीगढ़ और दिल्ली से कई अच्छे खिलाड़ियों को मिलने की उम्मीद है, इसीलिए हम लोग वहाँ गए। 11 पूरी होते हुए हम मुंबई आ जाएंगे और यहाँ 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे। मार्च में ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ से रवाना होगी। तब तक वो हिंदुस्तान के सारे पहले से निश्चित मैच खेल चुकी होगी। हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो हिंदुस्तान की सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे। सादिक और विजेंद्र भी हमारे साथ घूमते रहे। मैं तो ना चाहता था कि वो लोग आएँ, मगर हेलन को शायद प्रेमियों के जमघट में मज़ा आता है। हम सब के सब एक ही होटल में हैं और सब हेलन के मेहमान हैं। स्टेशन पर पहुंचे तो सैकड़ों आदमी हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थे। कई औरतें भी थीं, लेकिन हेलन को न मालूम क्यों औरतों से आपत्ति थी। उनकी संगत से भागती है, खासकर सुंदर औरतों की छाया से भी दूर रहती है। हालांकि उसे किसी सुंदरी से जलने का कोई कारण नहीं है, ये जानते हुए भी कि हुस्न उस पर ख़त्म नहीं हो पाया। आकर्षण के लिए ऐसे तत्व मौजूद हैं कि कोई पर भी उसके मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकती। नक्श ही तो सब कुछ नहीं है। रुचि और सौंदर्य, बातचीत का सौंदर्य, अदाओं का सौंदर्य भी तो कोई चीज़ है। प्रेम उसके दिल में है, नहीं खुदा जाने प्रेम के प्रदर्शन में बेजोड़ है। दिलजोई और नज़रबादारी के फ़न में हम सैर कर गए। दिलकश जगह है, खुली हुई सड़कें हैं, ज़मीन है, खूबसूरत टुकड़े हैं, सुहानी रविशें हैं। उसको बनाने में सत्कार ने बेदरक रुपये खर्च किया है और बेजुर्रत। ये रकम रियाओं की भलाई के खर्च की जा सकती थी, मगर इसको क्या कीजिए कि जन साधारण जिसके निर्माण में जितने प्रभावित हैं उतने अपनी भलाई की किसी योजना से ना होते। आप 10-5 मदरसे ज़्यादा खोल देते या सड़कों की मरम्मत में या खेती की जांच पड़ताल में इस रुपए को खर्च कर देते, मगर जनता को शान, शौकत, धन, वैभव से आज भी जितना प्रेम है उतना आपके रचनात्मक कामों से नहीं है। बादशाह की जो कल्पना उसके रोम रोम में घूल गई है वो सदियों तक नहीं मिटेगी। बादशाह के लिए शान शौकत ज़रूरी है, पानी की तरह रुपया बहाना ज़रूरी है। किफ़ायत शार या कंजूस बादशाह चाहे वो एक एक पैसा प्रजा की भलाई के लिए खर्च करे, इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता। अंग्रेज़ मनोविज्ञान के पंडित हैं। अंग्रेज़ ही क्यों, हर एक बादशाह जिसने अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि से ये स्थान प्राप्त किया है स्वागता मनोविज्ञान का पंडित होता है। उसके बगैर जनता पर उसे अधिकार क्यों कर प्राप्त हो सकता है। खैर, ये तो मैं यूं ही कहा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि शायद हमारी टीम सपना ही रह जाए। अभी ये हम लोगों ने अनबन रहने लगी थी। ब्रिजेंद्र कदम कदम पर मेरा विरोध करता था। मैं काम कहूँ तो वह अदब बदब कर इमली कहेगा और हेलन को
उससे प्रेम है। ज़िंदगी के कैसे कैसे मीठे सपने देखने लगा था, मगर ब्रजेंद्र कृतज्ञ स्वार्थी ब्रजेंद्र मेरी ज़िंदगी तबाह किए डालता था। हम दोनों हेलन के प्रिय पात्र नहीं रह सकते थे, ये तय बात थी। एक को मैदान से हटना पड़ेगा। 7 फरवरी शुक्र है। दिल्ली में हमारा प्रयत्न सफल हुआ। हमारी टीम में 3 नए खिलाड़ी जुड़े, जाफर, मेहरा और अर्जुन सिंह। आज उनके कमाल देखकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों की धाक मेरे दिल में जाती रही। तीनों गेंद फेंकते हैं। जाफर अचूक गेंद फेंकता है, मेहरा सबक की आजमाइश करता है और अर्जुन बहुत चालाक है। तीनों दृढ़ स्वभाव के लोग हैं, निगाह से सच्चे और अथक। मगर कोई इंसाफ से पूछे तो मैं कहूँगा कि अर्जुन मुझसे बेहतर खेलता है। वो 2 बार इंग्लैंड हो आया है, अंग्रेज़ी रहन सहन से परिचित है और मिजाज पहचानने वाला भी अव्वल दर्जे का है। सभ्यता और आचार का पुतला है। ब्रजेंद्र का रंग फीका पड़ गया। अब अर्जुन पर खास कृपा दृष्टि है और अर्जुन पर फतेह पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे डर है वो कहीं मेरी राह का रोड़ा ना बन जाए। 25 फरवरी हमारी टीम पूरी हो गई। 2 प्लेयर हमें अलीगढ़ से मिले, 3 लाहौर से और 1 अजमेर से, और कल हम बम्बई जा रहे हैं। हमने अजमेर, लाहौर और दिल्ली में वहां की टीमों से मैच खेले और उन पर बड़ी शानदार फतेह पाई। आज बम्बई के हिंदू टीम से हमारा मुकाबला है और मुझे पूरा यकीन है कि मैदान हमारे साथ रहेगा। अर्जुन हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी और हेलन भी उसकी इतनी खातिरदारी करती है कि मुझे जलन नहीं होती। इतनी खातिरदारी तो मेहमान की ही की जा सकती है, मेहमान से क्या डर। मज़े की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने को हेलन का कृपा पात्र समझता है और उससे अपने नाज उठवाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो हेलन का फ़र्ज़ है कि उसकी मिजाज पुरसी करे, उसके सर में चंदन को घिस कर लगा दे। मगर उसके साथ ही उसका रौब हर एक के दिल पर इतना छाया हुआ है कि उसका कोई काम को आलोचना करने का साहस नहीं कर पाता। सब के सब उसकी मर्ज़ी के गुलाम हैं। वो अगर सबके नाज उठाती है तो हुकूमत भी हर एक कर पाती है। शामियाने में एक से एक सुंदर औरतें का जमघट है, मगर हेलन के कैदियों की मजाल नहीं कि किसी तरफ देख कर मुस्कुरा भी सकें। हर एक के दिल पर ऐसा डर छाया कि जैसे वो हर जगह मौजूद है। अर्जुन ने एक मिस पर यूं ही कुछ नज़र डाली। हेलन ने ऐसे प्रलय की आंख से उसे देखा कि सरदार साहब का रंग उड़ गया। हर एक समझता है कि वो उसकी तकदीर की मालिक है और उसे अपनी तरफ से नाराज़ करा के वो शायद ज़िंदा न रह सकेगा। और कि तो मैं क्या कहूँ, मैं ही गोया अपने को उसके हाथों बेच दिया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई ऐसी चीज़ ख़त्म हो गई जो पहले मेरे दिल में ढाह की आग सी जला दी करती थी। हेलन अब किसी से बोले, किसी से प्रेम की बातें करे, मुझे गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट लगती ज़रूर है, मगर उसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वो स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया नहीं कह सकता। अभी उसकी नाराज़गी से दिल के टुकड़े हो गए। एकाएक उसकी एक उछती हुई सी निगाह ने ये एक मुस्कुराहट गुदगुदी पैदा कर दी। मालूम नहीं उसमें वो कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवान दिलों पर हुकूमत कर रही है। उसकी बहादुरी कहूँ, चालाकी या फुर्ती कहूँ, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। हमने अपनी शख्सियत कोई हस्ती नहीं, उसने अपने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, सबसे ज़्यादा सबको समेट सकने की अपनी ताकत से हमारे दिलों में अपना आधित्य जमा कर लिया है। 1 मार्च कल ऑस्ट्रेलियन टीम से हमारा मैच ख़त्म हो गया। 50,000 से कम तमाशियों की भीड़ न रखी। हमने पूरी इंग्लिश ने उसको हराया और देवताओं की तरह पूजे। हमने हर एक से दिलो जान से काम किया और सभी यकनसा तौर पर फूले हुए थे। मैच ख़त्म होते ही शहर वालों की तरफ से एक शानदार पार्टी दी गई, ऐसी पार्टी जो शायद वाइसरॉयस के सम्मान में भी ना दी जाती होगी। मैं तो तारीफ़ों की बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 44 रनों की 5 खिलाड़ियों को सफाया कर दिया था। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने के अचरज हो रहा था। ज़रूर कोई अलौकिक शक्ति ने हमारा हाथ दे सकती है। इस भीड़ में बम्बई का सौंदर्य अपनी पूरी शान और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मुझे दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से ये शहर कितना भाग्यशाली है। दुनिया का कोई दूसरा शहर शायद ही हो, मगर हेलन इस भीड़ में अभी सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। वो जालिम महज हसीना नहीं, मीठा बोलती थी और उसकी अदाएं भी मीठी थीं। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडरा रहे थे। एक से एक खूबसूरत मनचले और हेलन उनकी भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वो हम लोगों की भावनाओं से खेला करती थी। महाराज कुमार जैसा
सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा था, सूरत में रौब टपकता था। उसने प्रेम की कितनी सुंदरियों को दुख दिया होगा कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखरता चला था। हेलन उनसे भी वैसी ही आज़ाद बेतकल्फ़ी से मिली जैसे दूसरे 1000 नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर ज़रा भी असर ना था। न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहाँ से आ गया था। कभी नहीं डगमगाती, कहीं रौब से नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वहीं हंसी मजाक, वही प्रेम का प्रदर्शन, किसी के साथ कोई विशेषता नहीं। दिलजोई सबकी मगर उसकी परवाह की शान के साथ। हम लोग सैर करके 10 बजे रात को होटल पहुंचे। सभी ज़िंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिलों में एक धुक्का धुक्की सी हो रही थी कि देखें अब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर एक के जीवन में एक स्मरणीय घटना होने वाली है। अब क्या प्रोग्राम है इसकी किसी को खबर ना। सभी ज़िंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलन की खास दृष्टि उस पर है, मगर ये अंदेशा भी हर एक के दिल में था। खुदा न खास्ता कहीं हेलन ने बेवफाई की तो ये जान उसके कदमों पर रख देगा। यहाँ से जिंदा घर जाना कयामत था। उसी वक्त हेलन ने मुझे अपने कमरे पर बुला या जाकर देखता हूँ तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलन उस वक्त अपनी शरबती बेलदार साड़ी की आंखों का में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। उस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद कराने की क्या ज़रूरत है। मैं तो ख़ास बर्ताव का अधिकारी हूँ। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को ख़ास बर्ताव का अधिकारी समझता था। हेलन ने कुर्सी में बैठते हुए कहा, दोस्तों मैं कह नहीं सकती कि आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी आरजू पूरी कर दी है। आप में से किसी को मिस्टर रतनलाल की याद आती है? रतनलाल? उसे भी कोई भूल सकता है? वो जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, जिसने अपने लाखों रुपए इस चीज़ की नज़र किए और आखिरी बार की प्रजाओं के निराश होकर वहीं इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वो सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिरती है। सब ने कहा खूब अच्छी तरह से। अभी बात ही की है दिन थी। आज शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप सभी इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुत्फ़ तो अब जब है कि हम वहाँ एक मैच भी ना हारे, मैदान बराबर हमारे साथ रहे। दोस्तों यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उस काम का नाम ज़िंदगी है। हमें कामयाबी वहीं होती है जहां हम अपने पूरे हौसले से काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न होता है, हमारा प्रेम हो, हमारा जीवन हो, का केंद्र हो। हम में और इस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा, कोई आरजू दीवार की तरह ना खड़ी हो। माफ़ कीजिएगा, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं है। इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। वो सारी ज़िंदगी नाकाम रहते हैं। आपके लिए मैं ज़्यादा दिलचस्पी की चीज़ थी। क्रिकेट तो सिर्फ मुझे खुश करने का ज़रिया था, फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हज़ारों नौजवान हैं जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाएं तो चमत्कार कर दिखाएंगे। जाइए वो कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप और मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं है। नौजवानों की आंखों को खुश करने और उनके दिलों को मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूँ। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची ज़िंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलन कमरे से निकलकर कार पर जा बैठी। उसने अपनी रवानगी का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। इसके पहले कि हमारे होश हवास सही हो, हम परिस्थितियां समझे, वो जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बम्बई की गलियों बंगलों की खाक छानते रहे। हेलन कहीं ना थी और ज़्यादा अफसोस ये कि उसने हमारी ज़िंदगी का जो आइडल वो हमारी पहुंच से ऊंचा है। हेलन के साथ हमारी ज़िंदगी का सारा जोश और उमंग ख़त्म हो गए।